नमस्कार दोस्तों। कल के वीडियो में इस पूरे झगड़े को जो संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में चल रहा है रखा था। कई दोस्तों ने पूछा और कई साथियों ने मुझे कहा भी कि जर्नलिस्टिक व्यू से आप बताइए कि इस तरह की लड़ाइयों का होता क्या है। अभी आपने देखा कि एक एक वीडियो डाला गया और उसके बाद में एक शांति है, कम्युनिटी पर कुछ पोस्ट डाली गई और बाद में फिर ले उड़े जितने समर्थक थे वो समर्थक जो हैं अपने अपने चैनलों पर वीडियोस डाल रहे हैं। जैसा संदीप माहेश्वरी जी ने रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप इस लड़ाई में आगे आना चाहते हैं तो किसी तरह से डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। तो ऐसा लगता है कि उनकी अपील का बड़ा असर हुआ है। और संदीप माहेश्वरी जैसे कद्दावर व्यक्ति का ये कहना, देखिए वो बिजनेसमैन भी हैं, सोशल मीडिया पर अच्छा इन्फ्लुएंस भी रखते हैं। सबसे ज़्यादा मोटिवेटर्स में अगर देखा जाए तो एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो निश्चित तौर पर वो अगर साथ खड़े होते हैं तो कई ऐसे युवा जो शायद डरते हों, उनका डर निकालने का एक प्रयास किया गया। अब ये डर क्यों? ये कुछ पहलू हैं जो मैं आज आपके साथ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बात सिर्फ इस झगड़े तक सीमित नहीं है। ये आगे भी जीवन में कई ऐसे पहलू आते हैं, कई ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक-एक करके ज़रा इसको व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। पहला इश्यू, इस लड़ाई का आगे क्या होगा? लीगैलिटीज़ बिल्कुल अलग होती हैं। आपसी लड़ाइयाँ, सोशल मीडिया वॉर, ये बिल्कुल अलग चीज़ होती है। इसमें ट्रोलिंग होती है। सोशल मीडिया पर जैसे किसी की इमेज जो है वो एकदम परवान चढ़ती है तो वो ठप्प से नीचे भी आ जाती है एक दिन में। इसी को कहते हैं ट्रोलिंग। ट्रोलिंग कई बार फ़ायदा भी पहुंचाती है। यानी कि जो फॉलोअर्स होते हैं किसी एक व्यक्ति के, ऐसा नहीं कि विवेक बिंद्रा जी के फॉलोअर्स नहीं हैं, ऐसा नहीं कि संदीप माहेश्वरी जी के फॉलोअर्स नहीं हैं, दोनों के फॉलोअर्स हैं, बड़ी तादाद में फॉलोअर्स हैं। अगर कोई बहुत अनुशासित, दिल को जचने वाला जवाब विवेक बिंद्रा जी की तरफ से नहीं आता है तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई में वो पिछड़ते दिखाई देंगे। इसका असर उनकी इमेज पर पड़ सकता है, उन पर जो भरोसा बहुत सारे लोगों का जमा है उस पर पड़ सकता है। मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था कि उनका ये कहना कि जिस चीज़ से लोगों को नाराज़गी थी उसको हमने बहुत पहले ही बंद कर दिया और किसी को आघात पहुंचाओ तो हम माफ़ी मांगते हैं, ये ये मुझे थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग लगा। मुझे लगा ऐसा कि क्या वो ये कहना चाह रहे हैं, हालाँकि देखिए मैं फिर कह दूँ कि ये मेरा लगना है। मैं उनकी बातों को जो समझ पाया, हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में इस पर और स्पष्टीकरण दें। लेकिन उनकी बात से ऐसा समझ में आता है कि कुछ ऐसा था जिसको उन्होंने भी माना कि ये लोगों के लिए तकलीफ़देह है। पुरानी बातों को उठाया जा रहा है। तो मैंने फिर इसको कनेक्ट किया कि जो ये मुद्दा उठाया गया एमएलएम वाला, कोर्सेज़ को बेचा जा रहा है, किसी को 50,000 में कोर्स दिया गया है, फिर वो 50,000 का कोर्स 3 लोगों को देना है, फिर वो 3 लोग और 3-3 लोगों को, ऐसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के आपने बहुत सारे बिज़नेसेस देखे होंगे, कई मशहूर कंपनियाँ हैं। हम जब छोटे थे, जब युवावस्था में पहुँचे थे, तो हमारे पास एमएलएम के कई ऑफ़र आते थे कि इस काम में लग जाओ। यानी जिसके पास कोई काम नहीं है, वो 3 लोग ढूँढ लो, फिर वो 3 लोग ढूँढ लें, उनकी मदद करना, फिर वो 3 के 9 हो जाएँगे, 9 के 27 हो जाएँगे और इस तरह ये पहाड़ा चलता रहेगा और उन सब का कुछ-कुछ परसेंटेज आपको मिलता रहेगा। ये बहुत ही परिचित व्यवसाय का तरीका है। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आज़माते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या प्रोडक्ट इस लायक है? जिस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है उसके बदले में जो कीमत ली जा रही है वो उस लायक है? कई कंपनीज़ ने बाद में जो एमएलएम में थी उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर किया। उन्होंने उसको उसमें वैल्यू एडिशंस किए, करने पड़े, क्योंकि सिर्फ़ मल्टी लेवल के नाम पर वो काम नहीं चला सकते थे, कि उनका परसेंटेज भी मिलेगा, इनका जो आप लेकर आ रहे हैं, मतलब एक तरीके से आप खरीदार ही नहीं, आप व्यवसायी भी बन जाते हैं। लेकिन एजुकेशन में ये बात, ये मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आप में से कुछ लोग इनका समर्थन करते हो, मुझे समझ में नहीं आया इसलिए कि एजुकेशन को एक प्रोडक्ट के तौर पर रखना, दरअसल बिज़नेस एजुकेशन भी एजुकेशन का एक हिस्सा है। और हम देखते हैं कि बिज़नेस के कई टाइटल्स हैं, उनका इस्तेमाल भी उनके लिए किया जाता है। तो एक पत्रकार होने के नाते, एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मुझे लगता है कि एजुकेशन को जब प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि कोर्सेज़ बेचे नहीं जाते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि कोई कोर्स नहीं बेचा जा रहा है, कोई प्रोफ़ेशनल चीज़ें, लेकिन उनको एमएलएम के ज़रिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग के ज़रिए, मतलब 3 लोग जब आप ढूँढेंगे तो हो सकता है कि व्यवसाय की उनकी वो प्यास ना हो या वो लर्निंग्स ना हो। फिर दूसरा वैल्यू।
क्या उन कोर्सेज़ की वैल्यू वो है, मुझे तो पता नहीं भाई, मैंने ये कोर्सेज़ किए नहीं हैं, तो बहुत आवश्यकता महसूस भी नहीं करी। आप में से कई लोग जो हैं वो जानना चाहते होंगे बिज़नेस की बारीकियाँ। और फिर हम देखते हैं कि बड़े-बड़े संस्थान हैं, आईआईटी, आईआईएम को क्रैक करने के लिए बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं। मेरे कई साथी, कई मित्र और अब तो कई स्टूडेंट्स हैं जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं। ये जर्नलिज़्म के कई बच्चों ने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, अलग-अलग स्ट्रीम्स के बच्चों ने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। तो वो इसलिए की जाती है क्योंकि मैनेजमेंट ही अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि ये कुछ महत्व का विषय होगा जो आपके अपने-अपने रिस्पेक्टिव करियर्स में आपको कहीं पर लेकर जाएगा। अल्टीमेटली हर कोई अपना व्यवसाय करना चाहता है। अब इस एजुकेशन को, एक तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कॉलेजेस में जाइए या ओपन यूनिवर्सिटीज़ से करिए, जैसे भी करते हैं आपको एक डिग्री मिलती है, एग्ज़ाम्स देते हैं। एक होता है कोई आपको बता रहा है कि मेरे पास कुछ गुर हैं, वो आप सीख लेंगे तो कमाल हो जाएगा। अब ये इसलिए थोड़ा-सा अजीब लगता है कि किसी के कोई कोर्स से उसमें वीडियोज़ होंगे, उसमें कुछ स्टडी मटीरियल होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनके साथ में आप शायद सचमुच में कुछ चीज़ें सीख पाएँ। वो आप वीडियो से सीखते भी हैं उनके। कई लोगों के फ्री वीडियोज़ भी मौजूद हैं और कई बहुत खूबसूरत किताबें बाज़ार में मौजूद हैं, बहुत ही शानदार किताबें हैं। कई सारी मैं भी आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि उन किताबों को पढ़ें, और मैं भी जब पढ़ता हूँ, हाल में जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी, तो वो एक बहुत ही और बेस्ट सेलर रही है इस साल की किताब। बड़ी अच्छी-अच्छी किताबें हैं। लेकिन अब इन्हीं चीज़ों को एक प्रोडक्ट बनाकर और फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग में डालकर बेचा जाए, सोच अच्छी है, बड़ा गज़ब का लगता है ये कि जो भी व्यवसाय को जानेगा, खुद उसमें उतरेगा, तो वो धीरे-धीरे सोचेगा कि इसको प्रोडक्ट की तरह डेवलप किया जाए। तो संदीप माहेश्वरी जी ने तो अपने वीडियो में काफ़ी विस्तार से बताया। उन्होंने तो आरबीआई की गाइडलाइंस बताई कि प्रोडक्ट क्या होता है, किस प्रोडक्ट को आप मानेंगे कि वो उस स्टैंडर्ड पर नहीं आ रहा है कि उसमें वो वैल्यू एडिशन है या उससे वो चीज़ें मिल रही हैं जो एक व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने पैसा खर्चा किया है। कुल मिलाकर इस लड़ाई में अब जब तक लीगलिटी सामने नहीं आती, लीगल नोटिस की बात कही संदीप माहेश्वरी जी ने, विवेक बिंद्रा जी ने उसको डिनाई किया है। लेकिन बाद में क्या होता है आगे मैं 7 दिनों में देखूंगा, उन्होंने ये भी कहा है। तो क्या वो लीगलिटीज़ के लिए जाएंगे? वो लीगलिटीज़ के लिए जाएंगे तो कुछ एफआईआर करने की या बहुत सारी शिकायतें करने की बात संदीप माहेश्वरी जी ने की है। उसमें से कितनी शिकायतें होती हैं, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में, जैसा वो कह रहे हैं, संदीप माहेश्वरी जी अपने वीडियो में कहते हैं कि जब ज़्यादा शिकायतें होंगी तो केंद्रीय जांच एजेंसियों के दिमाग में ये बात आएगी या उनको लगेगा कि इसमें कुछ है जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसा होता भी है, ये बात, ये फैक्ट है। लेकिन एक बात ये भी है, दूसरा पहलू ये भी है जो विवेक बिंद्रा कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बड़ी अच्छी कंपनीज के साथ, पूरे अच्छे ऑडिट के साथ, पूरी व्यवस्था और अनुशासन के साथ वो व्यवसाय को कर रहे हैं। तो वो इन चीज़ों को साबित करते हैं तो लीगलिटीज़ में वो बच पाएंगे। और निश्चित तौर पर जब भी कोई इतना बड़ा व्यवसाय कर रहा होता है, जैसा वो बता रहे हैं, उसमें उन्होंने उसके आंकड़े भी रखे हैं कि उनका व्यवसाय काफ़ी बढ़ गया है। तो इतने बड़े व्यवसाय को कोई यूं ही नहीं करता है, उसकी लीगलिटीज़ को देखा जाता है, लीगल टीम्स होती हैं, लीगल टीम्स उनको आगे देखती हैं। लेकिन मसला सिर्फ अब ये बच्चों तक सीमित रहता, किसी एक आध दो शिकायतों तक सीमित होता, तो ये सारे बिजनेस में होता है। लेकिन अब मसला अगर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में बना रहता है, तब ये लड़ाई बड़ी हो सकती है। दोनों में से कोई एक ध्वस्त होगा, और निश्चित तौर पर यहाँ पर क्योंकि हमला जो है वो विवेक बिंद्रा पर हुआ है और वो बहुत डिफेंसिव दिखे हैं अपने पहले वीडियो में। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या वो ऑफेंसिव भी होते हैं, वो कुछ चीज़ें संदीप माहेश्वरी के खिलाफ भी करते हैं, ये एक बड़ी बात रहेगी। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि संदीप माहेश्वरी इस पूरे मामले में शायद ये विश्वास कर चुके हैं, या उनके पास में ऐसी पुख्ता चीज़ें हैं कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही दिशा में कर रहे हैं, और उनके जैसा भी बड़ा व्यवसायी, एक बड़ा इन्फ्लुएंसर जो है, बिना सोचे समझे काम नहीं करेगा। तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई में आप आगे देख सकते हैं कि बड़ा नुकसान विवेक बिंद्रा का हो सकता है। अभी उनको इसका भय भी लग रहा है, वो देखने को भी मिल रहा है। हम आप सबके लिए समझने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया फॉलोइंग, सोशल मीडिया वॉर्स चलते रहेंगे। एक व्यवसायी दूसरा व्यवसाय, ऐसे बहुत सारे व्यवसाय चल रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग जानते हैं, इसलिए इतना चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम जब भी जीवन में इस किसी भी ल्यूक्रेटिव ऑफर के लिए जाते हैं, अपना एक भी पैसा खर्चा करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो पैसा क्या हमें खर्च करना चाहिए। कभी भी कोई डाउट आए तो बहुत सोचने विचारने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट से बात करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं ना, कौन लोग जाएंगे जो नहीं कर पा रहे हैं एमबीए, जो नहीं पढ़ा। मैंने अभी हाल में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इस उम्र में मैं पीएचडी का गाइड हूँ,
प्रोफ़ेसर हूँ, इसके बावजूद मेरा मन था साइकोलॉजी पढूँ, तो मैंने साइकोलॉजी के लिए कोई सड़क चलता कोर्स नहीं किया। मैंने बाकायदा एमए पीसी किया। मैंने साइकोलॉजी में मास्टर किया, मैंने उसकी एग्ज़ाम्स दी। मुझे थोड़ा समय ज़्यादा लगा क्योंकि मैं 2-2 3-3 पेपर्स करके दे पाता था। लेकिन अल्टीमेटली जब मैंने उसको किया और मैंने करीब 70% से या प्रथम श्रेणी से उसको उत्तीर्ण किया, मुझे बड़ी प्रसन्नता का भाव है। बहुत ही ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से मैंने उसको किया और अब मैं पीएचडी के लिए जा सकता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ उसमें लर्न किया, जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। एक अथॉरिटी है मेरे पास कि मैं आपके सामने एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर बोल सकता हूँ। लेकिन यही काम मैं ये करता कि यूट्यूब सुनकर करता या किसी कोई मुझसे कहता कि भाई 50,000 रुपए दे दो, 60,000 रुपए दे दो, मैं आपको साइकोलॉजिस्ट बना दूँगा। और मैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस भी हूँ क्योंकि उनकी बातें लगता है कि बहुत अच्छी साइकोलॉजी वो जानते होंगे। तो क्या मुझे जाना चाहिए ऐसे कोर्स? सोचिए ज़रा, गौर से सोचिएगा आप इसी उदाहरण से। मैं तो नहीं जाऊँगा और यही वजह है। सुनिए, आप सबको सुनने में कोई बुराई नहीं, खूब लाइक करिए, खूब आप फैन फॉलोइंग भी बढ़ाइए। लेकिन जब बात आती है एजुकेशन की, जब बात आती है करियर की, तो आपको बहुत, बहुत, बहुत सँभल कर चलना है। आपको उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं लोगों पर भरोसा करना है, जो आपको ऑथेंटिक लगती हैं या जो रिसर्च के इस एरा में कहीं पर कोई स्थान रखती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ी-सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगेगा तो और इन विषयों पर बात की जा सकती है। अन्यथा जो आम न्यूज़ होती हैं दिन भर की, उन पर तो हम बात करेंगे ही। मेरी एनालिसिस को आप पसंद भी करते हैं न्यूज़ की, जो अलग-अलग न्यूज़ चैनल्स के प्लेटफ़ॉर्म्स पर आप देखते रहें, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी कुछ खबरों को इसी तरह से समझा जाए और इस मुद्दे पर भी अगर आप कुछ जानना चाहेंगे तो आपके कमेंट्स का स्वागत है और उस पर मैं ज़रूर आगे जवाब दूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।